चिड़िया बहन, मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने बच्चे के लिए। मैंने तो अपने बच्चे के लिए अभी से भोजन जमा करना शुरू कर दिया था, मगर कोई जालिम मेरा अंडा ही चुरा कर ले गया। चुप कर जाओ कबूतरी बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं तो रात से सो नहीं पाई। हाँ कबूतरी बहन, मैंने अपने घर में बड़ा डंडा बनाकर रखा हुआ है। जिस दिन वो चोर पकड़ गया उसकी मैं बहुत पिटाई करूँगा। बबली बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल की चिंता करो, क्योंकि वो चोर अभी भी जंगल में ही है। हम सबको सावधानी बरतनी होगी। मेरा अंडा मेरा अंडा। बादल जी, जब वो कबूतरी रो रही थी तो मैंने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी हुई थी। बिजली, एक बात तो है, जैसे वो कबूतरी मोटी है वैसे ही उसका अंडा भी मोटा था। देखो ना, एक ही अंडा पीकर हम दोनों का पेट भर गया। अच्छा बादल जी, अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगली सुबह हो जाती है। बादल जी, आज का क्या प्लान है? बिजली, आज का प्लान ये है कि तुम जंगल में जाओ और देख कर आओ कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे हैं। बाकी का प्लान हम बाद में बनाएंगे। तुम चिंता नहीं करो, ये तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। फिर बिजली कभी जंगल में निकल जाती है और वो जंगल में ऊंची उड़ान भरती है। उसे एक घने पेड़ों के बीच में एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें एक अंडा था। अंडा तो मिल गया, मगर ये है किस पक्षी का, ये मुझे मालूम करना होगा। बिजली कभी थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ तोता और तोती आ जाते हैं। चीकू जी, अब हम दोनों एक साथ भोजन नहीं लेने जाएंगे। हम में से एक अंडे की रक्षा करेगा और दूसरा भोजन लेने जाएगा। अच्छा, तो ये अंडा इस तोते तोती का है। अभी जाकर बादल को बताती हूँ। फिर बिजली कभी भागी भागी बादल कव्वे के पास जाती है। मिल गया बादल जी, मुझे मिल गया, मुझे तोतों का अंडा मिल गया। ठीक है बिजली, अगर हमें वो अंडा पीना है तो हमें अच्छे से चोरी करनी होगी ताकि हमें कोई पकड़ ना सके। लेकिन बादल, हमें करना क्या होगा? मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसा वैसा करती जाओ। फिर दूसरे दिन बिजली कभी तोतों के पास जाती है। तोती बहन, सुना है कि जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। ऐसे मौसम में तो हमारे जंगल में भोजन की बहुत कमी हो जाएगी। हाँ कभी बहन, सुना तो मैंने भी है। हमारे जंगल के बाहर इंसान के बाग में अमरूद पके हुए हैं। मैं तो वहीं से पके हुए अमरूद लेने जा रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ आ जाओ। लेकिन बिजली, हम अपना अंडा छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, चिंकी ठीक कह रही है, मैं चलता हूँ बिजली तुम्हारे साथ। तोते, ऐसे तो तुम एक अमरूद ही ला सकोगे। जब जंगल में बारिशें शुरू होगी तो भोजन नहीं मिलेगा, फिर तुम क्या दोगे अपने बच्चे को? इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों चलो और कुछ अमरूद लाकर जमा कर लो। फिर वो तोता और तोती बिजली कभी की बातों में आ जाते हैं और वो दोनों बिजली कभी के साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बादल कव्वा वहाँ आता है। वो इधर उधर देखकर आसानी से तोतों का अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिंकी, जल्दी करो, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। हाँ चीकू जी, चिंता तो मुझे भी हो रही है। मैंने 2 अमरूद तोड़ लिए हैं। आप भी 2 अमरूद तोड़ लें और जल्दी से हम दोनों वापस चलते हैं। क्या हुआ बिजली, तुम अमरूद नहीं खा रही? तोते, तो मेरा पेट भरा हुआ है, वैसे भी मुझे अमरूद ज्यादा पसंद नहीं है। फिर तोता और तोती वहाँ से अमरूद लेकर चले जाते हैं। मैं कोई पागल हूँ जो तुम्हारी तरह ये अमरूद खाकर अपना पेट भरूंगी। मैं तो आज तुम्हारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडा पीऊंगी। फिर जल्दी से बिजली का बीबी अपने घर की ओर भागती है। अरे चिंकी, हम लूट गए, हमारा अंडा नहीं है। पति जी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने आपसे कहा भी था कि उस कभी की बातों में ना आइए, मगर आपने कहा कि कुछ नहीं होता। वो दोनों बैठे ऐसे रो रहे थे। तभी मानो चिड़िया, बुलबुल और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं।
बादल जी जल्दी से तोड़ो ये अंडा, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। फिर बादल कौवा अपनी चोंच मारता है और अंडे को तोड़ देता है। वो जल्दी से दोनों तोते और तोती का अंडा पी लेते हैं। वाह बादल जी, बहुत मजा आ गया। चलो अब हमें तोते के पास जाकर झूठ मूठ का रोना भी है। कल कबूतरी का, आज तुम्हारा और कल किसी और का अंडा चोरी होगा। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा तोता भैया और मेरी तोती बहन, मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे बहन भाई का अंडा किसी ने चुरा लिया है तो मैं भागी भागी चली आई। बिजली, अगर हम तुम्हारे साथ अमरूद लेने ना जाते तो ये सब ना होता। तोते भैया, अगर तुम मुझे दोषी समझते हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन क्या करें, भोजन लाना भी तो जरूरी होता है। हौसला रखो बिजली बहन, हौसला रखो। अब ऐसा नहीं होगा। जब सब भोजन लेने जाएंगे तो मैं घोंसलों की रखवाली करूंगी। मैं ध्यान रखूंगी सबके घोंसलों का। सभी पक्षियों को बुलबुल की ये बात पसंद आती है और फिर बुलबुल ऐसा ही करती है। जब सभी पक्षी भोजन लेने के लिए चले जाते हैं तो बुलबुल जंगल में उड़ती फिरती और सभी घोंसलों का ध्यान रखती। बादल जी, मुझे तो अंडा ही पीना है। अगर आज मुझे अंडा ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। उस मोटी बुलबुल ने सारा खेल ही उल्टा कर दिया। बादल जी चलो, हम किसी दूसरे जंगल में जाकर पक्षियों का अंडा पी लेते हैं। अब यहाँ तो वो मोटी बुलबुल हमारी कोई चाल नहीं चलने देगी। फिर वो पति पत्नी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल निकल जाते हैं। बिजली कौवे को एक घोंसले में 3 अंडे दिखाई देते हैं। अरे मीठी बहन, आप यहाँ, आपके अंडों के पास कौन है? मानो बहन, मुझे अपने अंडों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब पक्षी अपने अंडे घोंसलों के नीचे छुपा देते हैं और सामने सांप के अंडे रख देते हैं। मीठी बहन, ये तो आप बहुत अच्छा करती हैं, ताकि जो भी सांप के अंडे पिए वो मर जाए। हाँ बहन, इसी तरह तो हमने पिछली बार उस चील और बुरे कौवों को मारा था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। मानो चिड़िया की बहन वापिस जैसे ही अपने जंगल में जाती है तो उसके घोंसले के पास कौवा और कौवी मरे पड़े थे। हमारे अंडे पीना इतना आसान नहीं है। अगर तुम चालाक कौवे हो तो मुझे भी मीठी कहते हैं, मीठी। ऐसे बुराई अपने अंजाम तक पहुंचती है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी और आसमान पर बिजली चमक रही थी। मानो चिड़िया के टूटे हुए घर में छत से पानी टपक रहा था। चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। ए ऊपर वाले, ये पानी तो घर में घुस आया। कहीं ये पानी मेरे बच्चों के घोंसले तक न पहुंच जाए। चिड़िया के दोनों बच्चे अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए कांप रहे थे। जंगल में गरजती बिजली से वो बच्चे बहुत डरे हुए थे। मम्मा, ये बिजली बहुत जोरों से गरज रही है। हाँ माँ, मुझे भी डर लग रहा है। क्या हमारा घर पानी में बह जाएगा? बबलू, डरो मत, मैं हूँ ना। जब तक मैं अपने बच्चों के पास हूँ, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मानो चिड़िया मन ही मन में बहुत घबराई हुई थी। जंगल में बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा था। मेरे हालात तो बहुत बुरे होते जा रहे हैं। मेरे पास तो अपने घर को मरम्मत कराने के भी पैसे नहीं हैं और घर में बच्चों के लिए दाना भी नहीं है। अब मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? हाँ, चीकू तोते भैया के पास जाती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा। फिर मानो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में बिठाकर बाहर निकलती है और वो तेज बारिश में चीकू तोते के घर जाती है। लेकिन तोता तो अपने घर में नहीं था, घर के बाहर ताला लगा हुआ था। अरे, मैं तो भूल गई थी, चीकू भैया तो अपनी पत्नी को मायके से लेने गए थे आज। वो तो अभी जल्दी लौट कर नहीं आएंगे। अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी मानो चिड़िया को तोते के घर के पास कौवों का घर दिखाई देता है। मानो चिड़िया को अपने बच्चों की फिक्र सताई जा रही थी। वो कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कभी बहन, कभी बहन, दरवाजा खोलिए। बिजली कभी बाहर आती है। क्या हुआ चिड़िया, यहाँ क्या करने आई हो? बिजली बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मुझे कुछ दाना उधार दे दो।
मुझे पता ही था तुम ऐसे तो नहीं आ सकती, जरूर कुछ भी कारण की तरह मांगने ही आई होगी। बिजली बहन, ऐसा मत कहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। मैं बहुत जल्दी आपका दाना लौटा दूंगी। अच्छा, तेरे बच्चे की मैं क्यों चिंता करूं? अगर तुम्हारे बच्चों को दूंगी तो क्या मेरे बच्चे भूखे रहेंगे? चल चली जा यहाँ से, मैं तुझे एक दाना भी नहीं देने वाली। फिर मानो चिड़िया रोती हुई वापस अपने घर की ओर चली जाती है। जाते हुए मानो चिड़िया को एक बेरी का पेड़ नजर आता है, जहाँ से चिड़िया अपने बच्चों के लिए बेर तोड़ती है। तभी मानो चिड़िया की नजर सामने पेड़ के नीचे जाती है, जहाँ एक बूढ़ा कबूतर गिरा हुआ था। मानो चिड़िया उस बूढ़े कबूतर के पास जाती है और उसे उठाती है। बाबा जी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटी, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, अगर तेरे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दे। मानो चिड़िया के पास तो बस वही 2 बेर थे जो उसने अपने बच्चों के लिए तोड़े थे। वो उन 2 बेरों में से एक बेर उस बूढ़े कबूतर को दे देती है। वो बूढ़ा कबूतर जल्दी से वो बेर खा जाता है। बेटी, ये बेर तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और बेर दो खाने के लिए। कबूतर को बहुत भूख लगी हुई थी। चिड़िया के पास जो दूसरा बेर था वो भी चिड़िया बूढ़े कबूतर को दे देती है। कबूतर जल्दी से वो फल खाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं कोई साधारण कबूतर नहीं हूँ, मैं एक जादुई कबूतर हूँ। लेकिन एक शराब के कारण मेरी शक्तियाँ खो गई थीं। आज तुम्हारे ये फल खाने के कारण मेरी शक्तियाँ लौट आई हैं। चिड़िया, मैं सब जानता हूँ, तुमने अपने बच्चों का भोजन मुझे दिया है, अब मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। बाबा जी, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चों ने कई दिनों से अच्छा भोजन नहीं खाया है। जाओ बेटी, काली पहाड़ी के पीछे जाना, वहाँ एक गुफा है, तुम उस गुफा के अंदर चली जाना। वहाँ एक जादुई चील रहता है जो उस गुफा की रक्षा करता है। तुम ये मीठा सेब ले जाओ और उसे ये मीठा सेब खिला देना, और जब वो तुमसे खुश हो जाए तो तुम उस जादुई चील से एक जादुई मटका लेना। तुम्हें जब वो जादुई मटका मिल जाएगा तो तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। मानो चिड़िया ये सारी बातें सुनकर वहाँ से उड़ती है और वो काली पहाड़ी के पीछे गुफा में जाती है। गुफा के अंदर जाते ही एक चील बैठा हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ यहाँ से, वरना अपने जादू से जलाकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। चील जी, मुझे कबूतर बाबा ने भेजा है, ये लीजिए, ये मैं आपके लिए मीठा सेब लाई हूँ। मीठे सेब को देखते ही चील का गुस्सा शांत हो जाता है। वो चिड़िया से सेब ले लेता है और खुश होकर कहता है, अरे वाह वाह, मीठा सेब, पहले क्यों नहीं दिया? चील उस सेब को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो जल्दी से उसे खा जाता है। बोलो चिड़िया, क्या लेने आई हो? उस जादुई बूढ़े कबूतर ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? उस बाबा कबूतर ने मुझे यहाँ जादुई मटका लेने के लिए भेजा है। फिर जादुई चील अपना जादू करता है और वहाँ एक मटका आ जाता है। मानो चिड़िया वो जादुई मटका लेकर अपने घर लौट जाती है और फिर वो जादुई मटके से कहती है, जादुई मटके, जल्दी से चलो और मेरे भूखे बच्चों को भोजन दो। मानो चिड़िया के इतने कहते ही एक जादू होता है और वहाँ ढेर सारा भोजन आ जाता है। बच्चे ये सब देखकर बहुत हैरान थे। वो जल्दी जल्दी से भोजन खाते हैं। मम्मा, ये मटका तो बहुत अच्छा है, देखिए ना, ये तो हमें खाने के लिए कितने स्वादिष्ट भोजन भी देता है। हाँ बच्चों, अब मैं तुम दोनों को और दुख नहीं दिखाऊंगी। अब जो भी मेरे बच्चों को चाहिए होगा वो मैं सब दूंगी। चलो बच्चों, अब सो जाओ। मानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सुला देती है और फिर से जादुई मटके से कहती है, जादुई मटके, जलो और मेरे लिए सोना चांदी पैसे लाओ।
मानो चिड़िया जब देखती है तो पूरा मटका सोने के सिक्कों से भर जाता है। फिर मानो चिड़िया उन सारे सिक्कों को एक पोटली में डाल लेती है और वो भी सो जाती है। अगली सुबह मानो चिड़िया अपने लिए उन पैसों से बहुत बड़ा घर खरीदती है, जहाँ चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुशी खुशी से रहते हैं। एक दिन जब बिजली का भी वहाँ से गुजरती है तो वो मानो चिड़िया को देखकर हैरान होती है। अरे, ये चिड़िया के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? कल तक तो एक दाने के लिए मेरे पास भी कारण बनकर आई थी, और आज ये महल जैसा घर कैसे बना लिया? जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। ये रहस्य तो मुझे मालूम करना ही होगा। बिजली का भी अब मानो चिड़िया पर नजर रखने लगती है। एक दिन मानो चिड़िया अपनी रसोई में मटके से मंत्र बोल रही थी। बिजली का भी जो चिड़िया पर नजर रखे हुई थी वो खिड़की से सब देख रही थी। जब वो मटके का जादू देखती है तो सब समझ जाती है। अच्छा, तो चिड़िया के अमीर होने का यही रहस्य है। जब मानो चिड़िया काम से जाती है तो बिजली का भी चिड़िया के मटके को वहाँ से चुरा लेती है। वो अपने घर जाती है और जादुई मटके से कहती है, जादुई मटके, जल्दी से चलो और मेरे लिए सोना चांदी और गहने लेकर आओ। इतना कहते ही मटके से आग निकलने लगती है और देखते ही देखते धुआं हो जाता है। धुएं के कारण बिजली का तो बुरा हाल हो गया था। वो जल्दी से अपने घर के बाहर आती है। मर गई, हाय मैं मर गई। मेरी तो आज जान ही चली जाने वाली थी। नहीं चाहिए, मुझे ऐसा मटका नहीं चाहिए। ऐसे बिजली कवि को उसके किए की सजा मिल गई थी। फिर बिजली कवि वो मटका लेकर वापस से चिड़िया के घर में जाकर रख देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थी। मम्मा चिड़िया के पास आग जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। मम्मा, आपने कहा था आज समोसे बनाएंगे, बताइए ना कब बनाएंगे समोसे? मीना बेटी, कई दिनों से तो लगातार बारिशें हो रही हैं। घर में सूखी लकड़ियाँ अब खत्म हो गई हैं। बारिश थोड़ी कम होगी तो मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाऊंगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब बारिश नहीं रुकती तो मानो चिड़िया अपनी पड़ोसन बिजली कवि के पास जाती है। बिजली बहन, आपके पास कोई सूखी लकड़ी है? मैंने आग जलानी है। मेरे घर में तो जो सूखी लकड़ियाँ थी वो सारी ही खत्म हो गई हैं। ना ना मानो चिड़िया, मेरे घर में तो सूखी लकड़ी क्या, एक भी गीली लकड़ी नहीं है। मैं भी कब से बादल को कह रही हूँ, मगर वो है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। बिजली, मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ चलो, हम दोनों इकट्ठी ही जाती हैं। नहीं नहीं चिड़िया, मैं अभी नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अभी मैंने अपनी मुन्नी को दलिया देना है। ये बारिश न जाने कब तक रुकेगी। मुझे जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आ जानी चाहिए। ऐसा सोचते हुए मानो चिड़िया तेज बारिश में वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद बिजली कवि भी अपने घर से निकलती है। वो भी जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढने जाती है। थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। वो बिजली कवि को आवाज देती है, कवि कवि बेटी, जरा इधर आओ। ये सूखी लकड़ियाँ तो मेरे सर पर रख दो। सूखी लकड़ियाँ देखकर तो बिजली कवि की नीयत खराब हो जाती है। मैं इस बुढ़िया से ये लकड़ियाँ छीनकर भाग जाती हूँ। भला ये बुढ़िया मुझे कहाँ पकड़ सकेगी? ऐसा सोचते हुए बिजली कवि बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, बारिश बहुत तेज है, आपसे ये लकड़ियाँ नहीं उठाई जाएंगी। लाइए, मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक छोड़ आती हूँ। कवि बेटी, तुम इतनी अच्छी भी हो सकती हो, ये मैंने नहीं सोचा था। बिजली कवि लकड़ियाँ उठा लेती है और बूढ़ी फाख्ता के पीछे पीछे उड़ती है। थोड़ी दूर जाकर बिजली कवि पीछे मुड़ जाती है और वो सीधी अपने घर की ओर चली जाती है। ओ,
वो सामने घर है मेरा बेटी, बस मेरे पीछे पीछे उड़ती रहो। जब बूढ़ी फाख्ता अपने घर के पास जाकर पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो तो कपी को ना देखकर रोने लगती है। वो कपी बहुत बुरी है, मुझे उल्लू बनाकर मेरी सारी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई। थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश भी रुक जाती है। मानो चिड़िया को बड़े पीपल के पेड़ के पास कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। मानो चिड़िया उन लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उन्हें उठाकर अपने घर की ओर चली जाती है। मानो चिड़िया को जाता हुआ देखकर बूढ़ी फाख्ता चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी। मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की आवाज सुनकर वहाँ आती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया है, क्या बात है? बेटी, एक काली कपी मेरी सारी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई है। मैंने भोजन बनाना है, क्या तुम मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दोगी? माँ जी, आप तो बहुत बूढ़ी हैं, आप भला कैसे भोजन बनाएंगी? आप चलिए, मैं आपको लकड़ियाँ भी देती हूँ और भोजन भी बना कर देती हूँ। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर में जाती है। मानो चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। बेटी, मैंने ये चावल भिगोए हुए हैं, तुम खिचड़ी ही बना दो। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के लिए खिचड़ी बनाने लगती है। बादल जी, जब उस बूढ़ी फाख्ता ने पीछे मुड़कर देखा होगा तो बहुत रोई होगी। हो, दुष्ट कवि, बुरी कवि, गंदी कवि, ऐसे ऐसे कह रही होगी वो बुढ़िया। अच्छा बिजली, अब मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैंने आग जला दी है, जल्दी से मुझे भोजन बना दो। बादल जी, घर में एक भी सब्जी नहीं है, मैं भोजन किससे बनाऊं? केवल सूखी लकड़ियों से तो बस आग ही जलेगी। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। बेटी चिड़िया, ये कुछ खिचड़ी तुम अपने घर ले जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। नहीं नहीं माँ जी, आप ये रहने दे, मेरे घर में सब्जी है, मैं जाकर बना लूंगी। बेटी चिड़िया, मेरा कोई नहीं है इस जंगल में, अगर तुमने मुझे माँ कहा है तो मेरी बेटी हो तुम हर रोज मेरे घर आ जाया करो, मेरे लिए खाना बनाकर अपने और अपने बच्चों के लिए ले जाया करो, मेरे पास ढेर सारा अनाज है। फिर मानो चिड़िया एक बर्तन में खिचड़ी डालकर ले जाती है। खिचड़ी खिचड़ी, मामा ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। अच्छा मीना बेटी, ये खिचड़ी बहुत गर्म है, जरा आहिस्ता आहिस्ता खाना, कहीं आपकी चोंच न जल जाए। तभी मानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, तुम्हारे घर में कोई सब्जी है तो मुझे दे दो। हाँ बिजली बहन, मेरे पास गोभी पड़ी हुई है, आप वो ले जाओ, क्योंकि मैंने और मेरी बेटी ने तो खिचड़ी खा ली है। फिर मानो चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है और गोभी लाकर बिजली कपी को दे देती है। मानो बहन, ये तुमने खिचड़ी कहाँ से ली? बिजली बहन, रास्ते में मुझे बेचारी एक बूढ़ी फाख्ता मिली थी, उनकी लकड़ियाँ कोई कपी चुरा कर ले गई, वो बहुत परेशान थी। मैंने उन्हें सूखी लकड़ियाँ भी दी और भोजन भी बना कर दिया, तभी उन्होंने मुझे आधी खिचड़ी दे दी। अब तो मैं हर रोज उस बूढ़ी फाख्ता का भोजन बनाने जाया करूँगी। चिड़िया, क्या वो बूढ़ी फाख्ता तुम्हें हर रोज भोजन दिया करेगी? हाँ, वो बूढ़ी फाख्ता मुझे हर रोज भोजन दिया करेगी। बिजली कभी गोभी लेकर वहाँ से चली जाती है। बादल जी, ऐसा नहीं हो सकता, वो बूढ़ी फाख्ता मुझे छोड़कर चिड़िया को भोजन दे, मैं ही भोजन लूंगी, मैं जाऊंगी बूढ़ी फाख्ता के पास और मैं ही लिया करूंगी भोजन। बिजली, तुम उस बुढ़िया से कहना कि तुम चिड़िया से अच्छा खाना बनाती हो। अगले दिन बारिश फिर से शुरू हो जाती है। मम्मा, आज तो खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। मीना बेटी, आप चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ बूढ़ी फाख्ता का भोजन बनाने, वहीं से मैं आपके लिए भी भोजन ले आऊंगी। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर जाती है और उसके घर जाकर गरम गरम आलू मटर वाले चावल बनाती है। बेटी चिड़िया, मेरे लिए यही चावल बहुत हैं, बाकी के चावल तुम ले जाओ। माँ जी, सच बताऊं, आज मेरे घर पर भी कुछ खाने को नहीं था, मेरी बेटी बहुत भूखी थी।
चिड़िया बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मानो चिड़िया आलू मटर वाले चावल लेकर अपने घर चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता चावल खा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बूढ़ी फाख्ता दरवाजा खोलती है। अरे, ये तो वही कौवी है जो मेरी लकड़ियाँ चुरा कर भागी थी। माँ जी, मैं चिड़िया से बहुत अच्छा भोजन बना लेती हूँ। मेरे पंखों का बना हुआ भोजन आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। बस आप आधा भोजन मुझे दे दिया करें और मुझसे भोजन बनवा लिया करें। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे पंखों में स्वाद है, मगर उस दिन मेरी लकड़ियाँ क्यों चुरा कर ले गई थी? माँ जी, वो तो मैं रास्ता भूल गई थी। मैंने आपको जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन आप तो बहुत आगे निकल गई थी। हाँ बेटी, मैं बूढ़ी फाख्ता तुमसे तेज उड़ती हूँ ना। बूढ़ी फाख्ता बिजली कवि को सजा देने का फैसला करती है और उसे कहती है, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और मेरे लिए देसी घी के लड्डू बनाओ। आधे लड्डू तुम ले जाना और आधे लड्डू मैं खा लूंगी। लड्डू का सुनकर तो बिजली कवि खुश हो जाती है और वो बूढ़ी फाख्ता के घर में चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और एक बड़ी लकड़ी उठा लेती है। मम्मा, माँ जी, मैं जलाती हूँ आग, आप आराम से बैठिए। काफी लगता है तुम्हारा मुझ जैसी बुढ़िया से कभी पाला नहीं पड़ा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि लकड़ियाँ चुराने की क्या सजा मिलती है। फिर बूढ़ी फाख्ता बड़ी लकड़ी से बिजली कवि को मारने लगती है। बचाओ, बचाओ, बादल, बादल जी, मुझे इस बुढ़िया से बचाओ। मुन्नी, क्या ये आवाज तुम्हारी माँ की है? हाँ बाबा, लग रहा है मम्मा किसी से पिट रही है। ऐसे बिजली कवि को अपने किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कबूतर राजा को अपनी बेटी पारो से बहुत प्यार था। प्यार तो सभी को अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कबूतर महाराज अपनी बेटी पारो को अपनी नजरों से 1 मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देते थे। वो हमेशा अपनी बेटी को अपने पास ही रखता था। जंगल में एक मानो चिड़िया ही थी जो कबूतर महाराज की बेटी को अपने साथ जंगल में घुमाने ले जाया करती थी। उसी जंगल में बिजली कवि और बादल कव्वा भी रहते थे जो मानो चिड़िया से बहुत जलते थे। बादल जी, ये कबूतर महाराज चिड़िया को बहुत इज्जत देता है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जो भी अच्छा भोजन होता है वो कबूतर महाराज उस चिड़िया को ही दे देता है। क्यों ना हम मिलकर कोई शैतानी करें। हाँ बिजली, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। छोटी छोटी बात पर वो मानो चिड़िया शिकायत लगाती है कबूतर महाराज। लेकिन बताओ तो सही कि अब हम क्या शैतानी करने वाले हैं? बादल जी, मैंने देखा है कि वो चिड़िया रोज महाराज की बेटी को घुमाने लेकर जाती है। बस हम किसी तरह से महाराज की बेटी का अपहरण कर लेते हैं और फिर नाम लगा देंगे उस बानो चिड़िया का। हाँ, महाराज को तो अपनी बेटी से प्यार भी बहुत है। वो तो सीधा मानो चिड़िया को फांसी ही लगाएगा। लेकिन बिजली, हम सब ये करेंगे कैसे? ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। जैसे मैं कहती जाऊँ वैसा करते जाओ। बाबा, आज मुझे तितलियाँ देखने जानी है। आप चिड़िया आंटी से कहे ना कि वो मुझे ले जाएं। बेटी पारो, तितलियां तो झरने पर आती हैं और वो यहाँ से बहुत दूर है। मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकता। प्लीज पापा, मेरा बहुत मन करता है रंग बिरंगी तितलियाँ देखने को। तभी वहाँ मानो चिड़िया भी आ जाती है। आंटी, मुझे तितलियाँ देखने जाना है, लेकिन पापा नहीं मान रहे। आप प्लीज मेरे पापा को बनाए ना, मुझे तितलियाँ देखने जाना है। कबूतर महाराज जी, अगर पारो इतनी जिद कर रही है तो मैं इसे दिखाती हूँ तितलियाँ। फिर कबूतर महाराज भी चिड़िया की बात मान लेता है और मानो चिड़िया पारो को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। पास में बिजली और बादल भी बैठे हुए थे। बादल,
वो देखो, चिड़िया और पारो बैठी हुई हैं। मौका बहुत अच्छा है। आज तो हम पारो का अपहरण कर कर ही रहेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास चली जाती हैं। चिड़िया बहन, कहाँ लेकर जा रही हो महाराज की बेटी को? पारो जिद कर रही थी कि तितलियां देखने जाना है। महाराज तो मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने मना लिया महाराज को। फिर मानो चिड़िया और महाराज की बेटी पारो वहाँ से चली जाती हैं। चलो बादल, मुझे पता है ये जरूर तितलियां देखने झरने पर ही जाएंगी। इनके जाने से पहले हम जाकर झरने से सारी तितलियां भगा देते हैं और फिर मौका पाकर महाराज की बेटी का अपहरण करेंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी छोटे रास्ते से होते हुए झरने पर पहले ही पहुंच जाते हैं। चलो चलो तितलियों, भाग जाओ यहाँ से। महाराज का हुक्म है कि अब तुम कभी झरने पर नहीं आओगी। ऐसा सुनते ही सभी तितलियां वहां से चली जाती हैं। बिजली कवि और बादल कव्वा पास में ही छुपकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में मानो चिड़िया और महाराज की बेटी भी आ जाती हैं। अरे ये क्या हुआ? आज तितलियां क्यों नहीं है झरने पर? यहाँ तो हर रोज तितलियां आती हैं, लेकिन आज क्यों नहीं? चिड़िया आंटी, आप तो कहती थी कि यहाँ तितलियां होंगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी तितली नहीं है। पारो बेटी, ये तो मैं भी नहीं जानती कि आज तितलियां कहाँ चली गई हैं। तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा आगे झरने पर देख कर आती हूँ। शायद तितलियां वहाँ चली गई हों, लेकिन तुम यहीं बैठी रहना, कहीं भी जाना नहीं है, मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से थोड़ी आगे दूसरे झरने की ओर चली जाती है। चल बे बादल, यही मौका है इस चिड़िया को फंसाने का। पारो बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो मानो आंटी के साथ तितलियां देखने आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी तितली नहीं है। वो चिड़िया तुम्हें तितलियां दिखाना नहीं चाहती। पता है, तितलियां तो दूसरी दिशा में होती है। पता है वो तुम्हें वहाँ क्यों नहीं लेकर गई? क्योंकि वो खुद अकेली ही तितलियों को देखना चाहती है। उसे ये जरा भी अच्छा नहीं लगता कि कोई और तितलियों को देखे। तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेकर चलते हैं तितलियों के पास। कबूतर महाराज की बेटी बादल और बिजली की बातों में आ जाती है और वो उन दोनों के साथ चली जाती है। बिजली और बादल पारो को लेकर सीधा गुफा की ओर चले जाते हैं। आंटी, तितलियां तो यहाँ भी नहीं है। इन तितलियों को देखना कितना मुश्किल काम है। जरा रुको तो सही, मैं दिखाती हूँ तुम्हें तितलियां। ऐसा कहते हुए एक पत्थर के साथ बिजली कवि पारो को बांध देती है। मेरा क्या दोष है बिजली आंटी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो पारो, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है, लेकिन वो चिड़िया मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारा बाबा महाराज हर अच्छी चीज उस चिड़िया को ही देता है। अब हम जाकर लगवाएंगे चिड़िया को फांसी। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। अरे, ये पारो कहाँ चली गई? मैंने कहा भी था कि कहीं नहीं जाना, अब मैं क्या करूँ? फिर मानो चिड़िया पारो को पूरे जंगल में तलाश करती है, लेकिन पारो तो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर मानो चिड़िया बहुत ज्यादा निराश होकर वहाँ से चली जाती है। मानो, तुम अकेली हो? मेरी पारो बेटी कहाँ है? महाराज, मैं उसे थोड़ी देर बिठाकर दूसरे झरने पर तितलियां देखने गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो पारो वहाँ से गायब थी। मैंने उसे पूरे जंगल में ढूंढा, न जाने वो कहाँ चली गई। मानो चिड़िया ऐसे कहते हुए रोने लगती है। ये सुनकर कबूतर राजा भी रोने लगता है। मेरी बेटी पारो न जाने कहाँ चली गई। मैंने न जाने क्यों तुम्हारे साथ उसे तितलियां देखने जाने दिया। तभी बिजली कवि और बादल कव्वा भी वहाँ आ जाते हैं। महाराज जी, अब ये चिड़िया यहाँ बैठी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, लेकिन हमने देखा कि इस चिड़िया ने आपकी बेटी को मार दिया है। हाँ कबूतर महाराज जी, आपकी बेटी बहुत रो रही थी, लेकिन इस बेशरम चिड़िया को छोटी सी बच्ची पर रहम नहीं आया। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो कहीं खो गई है। चुप कर जाओ मानो चिड़िया, मेरी बेटी में मेरी जान थी।
तुमने तो मेरी बेटी को मार दिया। बिजली और बादल, आज से तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। और तोते, इस चिड़िया को फांसी दी जाए, यही मेरा आखिरी आदेश है। जैसा आपका हुक्म महाराज। मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया। मानो चिड़िया बहुत रोती है, लेकिन कोई भी चिड़िया पर विश्वास नहीं करता और फिर सब उसे फांसी घाट की तरफ ले जाते हैं। बिजली, मान गया मैं तुम्हारे दिमाग को। इस जंगल में कोई भी पक्षी तुम जैसा चालाक नहीं है। तोते भैया, मेरा कोई दोष नहीं है, आप तो मेरा विश्वास करो। कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा। मैंने अपनी पूरी उम्र यही गुजारी है। तुम तो इस बात को जानते हो ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। महाराज की बेटी कहीं खो गई है, मैंने उसे नहीं मारा। चिड़िया, मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज ने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है, लेकिन अभी शाम तक का समय है। मैं चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि कहीं से महाराज की बेटी मिल जाए। ऐसा कहते हुए तोता वहां से चला जाता है। तोता चढ़ने की ओर जाता है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था और फिर दूसरी दिशा में चला जाता है। वो पूरे जंगल में ढूंढता है और फिर वो पहाड़ों की ओर चला जाता है और थक हार कर वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो अभी बैठा ही था कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश अचानक कैसे इतनी तेज आ गई? मैं ऐसा करता हूँ, वो सामने गुफा में थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और फिर जैसे ही बारिश रुकेगी, महाराज की बेटी को ढूंढने निकल जाऊंगा। और फिर चीकू तोता गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही तोता ये देखकर हैरान होता है कि गुफा के अंदर तो महाराज की बेटी एक पत्थर से रस्सियों के साथ बंधी हुई थी। पारो, तुम यहाँ कैसे? मैं तो चिड़िया आंटी के साथ झरने पर तितलियाँ देखने आई थी, लेकिन झरने पर तितलियाँ नहीं थी। जब आंटी तितलियाँ देखने दूसरी दिशा में गई, तो पीछे से बिजली आंटी और बादल अंकल मुझे यहाँ ले आए और यहाँ आकर मुझे रस्सियों से बांध दिया और वो कह रहे थे कि उन्हें चिड़िया आंटी अच्छी नहीं लगती। चलो पारो बेटी, अब हमें जल्दी से वापस जाना होगा, क्योंकि आपके पापा चिड़िया को फांसी देने वाले हैं। बारिश भी रुक जाती है, फिर वो दोनों वहाँ से जल्दी वापस लौटते हैं। फांसी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। चिड़िया को फांसी पर लटकाया ही जाने वाला था। महाराज जी, समय हो गया है, अब देर किस बात की? लटकाओ इस बेशरम चिड़िया को। बिजली ने अभी ये बात की ही थी कि वहाँ तोता और पारो आ जाते हैं। पापा, बाबा देखो, मैं आ गई। मेरी बेटी तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। बाबा, मुझे इन दोनों कौवों ने गुफा में बांध दिया था। फिर तोता पूरी बात कबूतर महाराज को बताता है। फिर कबूतर महाराज बिजली और बादल को फांसी पर लटका देता है और कबूतर महाराज चिड़िया से माफी मांगता है। दोस्तों, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो कल मैं अपनी बिजली को कैसे ब्याहने जाऊंगा? अरे बादल, तुम उतावले क्यों हो रहे हो? चिंता मत करो, हम तेज बारिश में भी तुम्हारी डोली लेकर आएंगे। सुन लो माँ, मैं उस फटीचर से शादी नहीं करूँगी। बेटी, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। जरा देख मुझे, मैं बूढ़ी और बीमार, भला कब तक तेरा ख्याल रख सकती हूँ? बादल बहुत अच्छा कौवा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। अगले दिन बारिश रुक जाती है। सभी पक्षी बादल की बारात लेकर बिजली कवि के घर आते हैं। बादल बेटे, मेरी बेटी का ध्यान रखना, ये बहुत नासमझ है। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। माँ, ये मेरा क्या ख्याल रखेगा? 2 समय का भोजन खिला दे, इस टीचर के लिए यही बहुत बड़ी बात है। अपनी नई नई दुल्हन की बात सुनकर बादल कौवा तो हैरान हो जाता है। बाकी सभी पक्षी भी सोच में पड़ जाते हैं। अरे बादल, ये तुम्हारी कैसी पत्नी है? शादी को हुए अभी कुछ समय नहीं हुआ और ये अभी से ऐसी बातें करने लग गई है।
अरे तोते भैया, आप चुप कर जाएं, कहीं बात यही ना बिगड़ जाए। चलो चलो दोस्तों, हंसी मजाक बहुत हो गया, अब हम सबको यहाँ से लौटना चाहिए। अगर रात हो गई तो रास्ते में उल्लू डोली लूट लेते हैं। हाँ हाँ, चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। जल्दी से डोली में बैठो, वरना उल्लू हमला कर देते हैं। फिर वो सभी पक्षी बिजली कपी को डोली में बिठाकर बादल कपी के